अगर आप अपने आईडी से नहीं लॉग इन हो रहे हैं तो यू में फेस प्रॉब्लम। तो ये रिकॉर्डिंग हो रही है अब इसकी। अब देखिए, प्रोक्योरमेंट के जो प्रोफेशनल होते हैं बाकायदा प्रोक्योरमेंट में फॉर्मल एजुकेशन लेते हैं, सर्टिफिकेशंस लेते हैं और ऑर्गेनाइजेशन के लिए सोर्सिंग करते हैं, परचेजिंग करते हैं। तो परचेजिंग एक ओवरऑल एक्टिविटी है। प्रोक्योरमेंट परचेजिंग ट्रांजैक्शन है, प्रोक्योरमेंट पूरी उसके अंदर डेटा एनालिसिस भी है, वेंडर एनालिसिस भी है, वेंडर ग्रेडेशन भी है, और फिर सोर्सिंग के ऊपर काम है। उसके अलावा मार्केट डिमांड चेक करते हैं, डिमांड एनालिसिस करते हैं। तो पूरी एक कॉम्प्लिकेटेड किस्म का प्रोफेशन बन गया है जिसमें बहुत अच्छे किस्म के टैलेंटेड लोग जा रहे हैं। आप देखेंगे वॉलमार्ट किस चीज़ पे खड़ा हुआ है, सोर्सिंग पे खड़ा हुआ है, प्रोक्योरमेंट पे खड़ा हुआ है। 550 बिलियन डॉलर, 600 बिलियन डॉलर के करीब उसका रेवेन्यू है, और वो सारे का सारा सोर्सिंग अमेरिका से बाहर करता है। मोस्ट ऑफ द आइटम्स अमेरिका से बाहर से उसकी चीज़ें आती है। तो ये सोर्सिंग पॉसिबल नहीं है फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड जब तक कि आप प्रोक्योरमेंट को स्ट्रीमलाइन न करें और प्रोक्योरमेंट में हाई लेवल पोटेंशियल मैनेजर्स ना हायर करें। एंड दिस इज हैपनिंग। ये पीआरएल में है ना आप, आरिफ साहब? जी तो सर। जी सर। पीआरएल में हमारा एक क्लास फेलो होता था, बड़ा अच्छा पढ़ने में भी था, टॉप लड़कों में रहता था। शीजान नाम था, शीजान। तो वो, सर अच्छा, जी, ठीक है। जानते हैं आप? नहीं नहीं सर, मैं तो तकरीबन ऑलमोस्ट 3 साल होने वाले हैं, उससे पहले शायद हूँ वो। हाँ, उससे पहले थे। तो उन्होंने मेंटेनेंस डिपार्टमेंट भी किया, प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट भी किया, डिज़ाइन डिपार्टमेंट में भी किया। फिर जब वो एक्सपीरियंस्ड हो गए तो उनको परचेज का डिपार्टमेंट दिया, क्योंकि अब परचेज में सबसे जो काबिल लोग होते हैं प्रोक्योरमेंट में, वो अपॉइंट होते हैं। दुनिया में प्रोक्योरमेंट की फील्ड चेंज भी हो रही है। तो इसलिए आपको मैंने कल जो चीज़ एक्चुअली डिस्कस की थी वो ये 25 पॉइंट्स थे जो पेज नंबर 6 के ऊपर है, ये डिस्कस किया था। तो ये आप लोग जब वीडियो देखेंगे तो ये 25 पॉइंट समझ जाएंगे। तो ये था कल का हमारा सारा डिस्कशन का एरिया। थैंक यू सर। ठीक है। उसके बाद इन्होंने परचेजिंग साइकिल बताया बताया। देखिए देखिए, पहले क्या आता था कि मेंटेनेंस डिपार्टमेंट को किसी मटेरियल की ज़रूरत है, उसने उन्होंने रिक्विजिशन दी, और रिक्विजिशन पे जो है वो मटेरियल आ गया, फिर वो ख़राब है तो उस पर लड़ाई झगड़ा चल रहा है। तो ये चीज़ें होती, लेकिन अब इसको पूरे साइकिल के थ्रू किया जाता है प्रोक्योरमेंट प्रोसेस को। सबसे पहले देखते हैं कि रिकग्निशन ऑफ नीड क्यों। देखिए, इसके लिए सिलसिले में मैं आप लोगों को एक प्रैक्टिकल बात बताता हूँ कि जैसे आप जब OEM से कोई कैपिटल इक्विपमेंट खरीदते हैं, जैसे पंप खरीद लिया आपने, कंप्रेसर खरीद लिया, या इस तरह की डीजल जनरेटर खरीद लिया, वो ज़ाहिर है मिलियंस में खरीदते हैं आप, और कॉम्पिटिटिव बिडिंग पे खरीदते हैं। जब आप कॉम्पिटिटिव बिडिंग पे कोई चीज़ खरीदते हैं, वो आपको बेस्ट स्पेयर पार्ट्स लगा के नहीं देगा, बल्कि वो स्पेयर पार्ट लगा के देगा जो कि उसकी गारंटी पीरियड, वारंटी पीरियड निकाल दे। और फिर आमतौर पे उसकी कोशिश होती है जो उसमें से एक्सपेंसिव स्पेयर पार्ट्स होते हैं उसको ऐसे डिज़ाइन करके दें कि आप OEM से ही लेते रहें। तो अगर पंप सेल करने में वो इतने पैसे नहीं भी कमाते हैं तो दे डोंट वरी, बाद में जब आप उनसे मैकेनिकल सील्स वगैरह खरीदेंगे तो दे विल अर्न फ्रॉम दैट। वो पर्टिकुलर ऐसा पिक्यूलियर डिज़ाइन होता है कि जिसके अंदर जॉन क्रेन ही फिट आ रहा है, या कोई और पर्टिकुलर उनका बनाया हुआ फिट आ रहा है जो जॉन क्रेन से बनवाते हैं। अब क्या होता है कि वो मैकेनिकल से फिर फेल हो जाती है, आप फिर खरीदते हैं, एंड यू थिंक दिस इज नॉर्मल। और एक मेंटालिटी इंजीनियर्स के दरमियान ये होती है कि यार जो OEM ने लगा कर दिया है वो सबसे बेस्ट है, तो इसलिए कोई और अगर रेट्रोफिट लेकर आता है वो कहता है कि मैं आपको डिफरेंट मैकेनिकल सील लगा के देता हूँ, तो दिस विल परफॉर्म बेटर।
तो इंजीनियर्स उसके ऊपर रिस्क नहीं लेते। इंजीनियर्स रिस्क क्यों नहीं लेते? क्योंकि अगर उन्होंने ओईएम से हट के कोई और मैकेनिकल सील लगा दिया और वो फेल हो गई, तो फिर सारी शामत उस बेचारे इंजीनियर की आएगी। तो ये एक साइकिल है जिसके अंदर मेंटेनेंस डिपार्टमेंट और परचेज डिपार्टमेंट फंसा रहता था, और किसी को ज्यादा ये ध्यान नहीं होता था कि भाई ओईएम ने लगाया है तो हम उससे बेहतर कोई चीज लगा दें और उससे ज्यादा अच्छी लाइफ मिल जाए। कुछ अच्छे इंजीनियर्स होते हैं जो इसके ऊपर काम करते हैं, लेकिन जो ज्यादातर इंजीनियर्स होते हैं वो अपनी जान छुड़ाते हैं, क्योंकि अगर वो फेल भी हो गया तो उनके पास एक आंसर होता है, जनाब ये जो ओईएम ने रिकमेंड किया था मैंने वही लगाया। तो लेकिन अब जो है वो सिनेरियो चेंज हो रहा है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर सैनिटी आ रही है, अकल आ रही है कि इफ यू डू द सेम थिंग every time and expect different results, you are a fool. If it didn't work last time, it will not work second time as well, third time as well. तो आपने एक सील टूटी, आपने कहा कि भाई ये इसका ये नंबर है, ये मुझे परचेज करके दिया, आपने लगा दिया, फिर वो सील टूट गई, फिर उसने परचेज करके दिया, आपने लगा दिया। ये इंसैनिटी है, बेवकूफ़ी है, ठीक है। तो उसको फिर आप इसको एड्रेस कर रहे हैं कि भाई ये तो नहीं होना चाहिए। आप जब एक पर्टिकुलर ऑपरेशन चला रहे हैं तो उसके अंदर आपकी चीज़ें अगर रिलायबल नहीं है, देन दिस इज़ ए पॉइंट ऑफ कंसर्न। और उनके रिलायबल नहीं होने की वजह से फिर आप एक और एक्सपेंसिव काम करते हैं कि एक पंप की जगह पे 2 पंप या 3 पंप लगा देते हैं, और वो कहलाते हैं स्टैंड बाई पंप्स। ये पंप फेल हुआ, अब तो ऑटोमेटिकली दूसरे पंप पे वो शिफ्ट हो जाता है, वरना आप मैनुअली उसे दूसरे पंप के ऊपर सिस्टम को शिफ्ट कर देते हैं। तो ये सब चीजें तो होती हैं, डिजाइन का पार्ट होती हैं, बट नॉट वेरी आइडियल। यानी अगर आप देखें एक सीमेंट प्लांट है फॉर एग्जांपल, तो जितना बड़ा सीमेंट प्लांट है उसकी तकरीबन सारी चीजें आपने स्पेयर की भी खरीदी है। एक्चुअली यू आर हैविंग 2 सीमेंट प्लांट्स, बट यू आर वर्किंग ऑन 1 सीमेंट प्लांट, और दूसरा सीमेंट प्लांट जो स्पेयर पार्ट्स की शक्ल में रखा हुआ है वो कैनिबलाइजेशन के लिए आप यूज करते हैं। और सीमेंट प्लांट आपने अगर फर्ज कीजिए कि $10 मिलियन का लिया है, तो उसके वही स्पेयर पार्ट जो उसमें लगे हुए हैं, जब आप पीस बाय पीस इंपोर्ट करते हैं तो 30 में अब बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन इसको रैशनलाइज कर रही है। एसेट मैनेजमेंट के पूरे सिस्टम्स इंप्लीमेंट हो रहे हैं, ईआरएल में इंप्लीमेंट हुआ है एसेट मैनेजमेंट का सिस्टम भी, फिर ये वाइब्रेशन एनालिसिस वगैरह भी कर रहे हैं ये लोग। वो इसीलिए कर रहे हैं कि किसी भी इक्विपमेंट या किसी भी स्पेयर पार्ट से मैक्सिमम लाइफ लिया जा सके और मैक्सिमम वैल्यू ले सके और ऑपरेशंस को स्ट्रीमलाइन रखें। तो परचेजिंग साइकिल ये पेज नंबर 8 पे है। आप देखेंगे इसमें सबसे पहली चीज है रिकग्निशन ऑफ नीड। यानी अगर कहीं पे कोई मैकेनिकल सील की एग्जांपल ले लेते हैं, मैकेनिकल सील फेल हो गया है, उसकी क्या वजह है? उसकी वजह क्या है? मैकेनिकल सील डिजाइन इज नॉट गुड, उसके फेसेस इतने अच्छे नहीं हैं, ये स्प्रिंग्स अच्छे नहीं हैं, या ये कि वो जगह ऐसी तंग बनाते हैं स्टफिंग बॉक्स की जानबूझ कर, उसमें कोई अच्छी बड़ी मैकेनिक जो ज्यादा रिलायबल हो। तो सबसे पहले आप अपनी नीड को आइडेंटिफाई काम करता था, कांटेक्ट किया था कि जनाब ये हमारा जो पंप होता है ना, ये पंप जब हम एक साइकिल चलाते हैं सोप मैन्युफैक्चरिंग का, दैट इज फॉर 7 days। तो आप हमें इस पंप को कुछ ऐसा तरह करके बना दें कि जब ये चले तो 7 days कंटिन्यूसली चले, बीच में ब्रेक डाउन ना आए, क्योंकि बीच में जब ब्रेक डाउन आता है तो सारा ग्लिसरीन सिस्टम में आ जाता है और वो फिर सॉलिडिफाई हो जाता है, फिर हमें सिस्टम क्लीनिंग करनी पड़ती है, वो दैट इज़ वेरी कम्बरसम जॉब, पाइप क्लीनिंग, और उसमें बहुत सारे डेज ज़ाया होते हैं। तो फिर हमने स्टडी करके उनके पंप को इस तरह से डिज़ाइन कर दिया, चीज़ें चेंज करके, कि वो माशाल्लाह एक एक वीक के कई वो निकाल लेते थे उसे।
तो इसकी वजह क्या है कि पहले हमने उनको देखा कि उनकी नीड क्या है, कि नीड क्या है कि 7 डेज तो उनको में उस दौरान फेल्योर बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो फिर हमने वहाँ पे फॉर एग्जांपल जो मैकेनिकल सील में काम किया तो डबल मैकेनिकल सील लगा दिया। डबल मैकेनिकल सील बेसिकली उसको लीकेज से रोकती है। तो उसमें जो है हमने डबल लगा दिया। डबल से क्या फायदा हुआ, अगर ऑपरेशन के दौरान एक मैकेनिकल सील फेल भी हो जाती है तो दूसरी मैकेनिकल सील ऑपरेट होती रहती है। उसी वजह से उनका मसला हल हो गया। और वो पाइपलाइन होती है पानी की, उसमें वो फ्लूइड की, वो फ्लूइड जब ऊपर आता है तो वो समझ जाते हैं कि वन मैकेनिकल सील हैज फेल्ड। तो इसलिए जब 7 डेज का ऑपरेशन कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद फिर वो उसको चेंज कर देते हैं। ये उनका तरीका था, उससे उनको बड़ा पीस ऑफ माइंड मिला। ये आप शुगर मिल्स पे चले गए, शुगर मिल में एक एक पंप के 3-3 4-4 स्टैंड बाइज होते हैं। वो नहीं अफोर्ड कर सकते कि सीजन के दौरान कोई भी फेलियर हो, बिकॉज दैट इज ह्यूज लॉस फॉर देम। तो इस किस्म के एरियाज होते हैं जहाँ पे प्रोक्योरमेंट का बड़ा क्रिटिकल रोल होता है और हो सकता है अगर उनको इन्वॉल्व किया जाए। तो सबसे पहले आप नीड एनालाइज करते हैं, नीड एनालाइज के बाद आप सोल्यूशन आइडेंटिफाई करते हैं। सोल्यूशन 3-4 हो सकते हैं। उन सोल्यूशन में आप देखते हैं सबसे बेस्ट ऑप्टिमल सोल्यूशन कौन सा है। उस सोल्यूशन को पिक करके आप स्पेसिफिकेशन डिज़ाइन करते हैं कि भाई इस जगह पे जो भी चीज़ लगेगी उसकी स्पेसिफिकेशन, टेक्निकल स्पेसिफिकेशन ये है, दिस इज द अवर मिनिमम रिक्वायरमेंट। वो भी हो गया तो फिर आप 2 डिसीजन करते हैं, मेक और बाई डिसीजन। बड़ी चीज़ों में, नॉट इन केस ऑफ मैकेनिकल सील, यू विल नेवर मेक दैट इफ यू, बिकॉज इट इज़ अ डिफरेंट बिजनेस। तो आप डिसीजन लेते हैं कि भाई या तो हमें इसे बनाना चाहिए खुद या फिर परचेज करना चाहिए। तो आप देखते हैं कि किस में फ़ायदा है। मेक में फ़ायदा है तो मेक कर लेते हैं, बाय में फ़ायदा है तो बाय कर लेते हैं। ये भी डिसीजन होते हैं। और इस डिसीजन में आपका प्रोक्योरमेंट फुली इन्वॉल्व होता है। जब ये डिसाइड कर लिया कि जनाब यू हैव टू बाय इट, परचेज इट फ्रॉम आउटसाइड, तो फिर वेंडर आइडेंटिफिकेशन, सोर्स आइडेंटिफिकेशन होती है। ठीक है, आप कोई भी चीज़ लेने के जाए, एक बियरिंग्स लेने के लिए जाए, 1 दर्जन से ज़्यादा मार्केट में अच्छे ब्रांड्स मौजूद हैं। तो इसलिए आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि कौन से सोर्स ज़्यादा रिलायबल है, कौन से सोर्स ज़्यादा अच्छी सर्विस देता है, कौन से सोर्स बेस्ट प्राइस देता है, बेस्ट क्वालिटी देता है। तो सोर्स आइडेंटिफिकेशन के बाद आप जैसे जिसको आप कहते हैं शॉर्ट लिस्टिंग करते हैं, और वो प्री क्वालिफिकेशन जिसको कहते हैं आप, डॉन वगैरह में जो आप ऐड भी देते हैं प्री क्वालिफिकेशन नोटिस, तो आपने आप जो लिमिटेड सप्लायर्स हैं उनसे ही काम करते हैं। फिर उनके साथ आप एक कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट साइन करते हैं। ये अच्छी बात है कि इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट का भी मैं पढ़ाऊंगा, तो बड़ी अच्छी बात है। कॉन्ट्रैक्ट में आमतौर पे लोगों का जो इंक्लिनेशन होता है वो ये होता है कि बिल्कुल वेंडर को किसी तरीके से बांध दें, का कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि उसमें अगर वो काम नहीं करना चाहेगा तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए इसके अंदर कंफर्टेबल किस्म की क्लॉजेस डालनी चाहिए जो दोनों के लिए लेवल ऑफ कंफर्ट क्रिएट करें। फिर कॉन्ट्रैक्ट के बाद एक और इशू आता है, वो ये कि कॉन्ट्रैक्ट तो आपने कर लिया, उसके बाद उसको आप लोग सेफ फाइल किसी ड्रॉअर में रख देते हैं कि भाई ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्फिडेंशियल कॉन्ट्रैक्ट है, कहीं ये ना हो कि डिस्प्ले। कॉन्ट्रैक्ट्स जो साइन किए जाते हैं वो इसलिए नहीं साइन किए जाते हैं कि आप उसको ड्रॉअर में रख दें। कॉन्ट्रैक्ट्स तो इसलिए साइन किए, इम्प्लीमेंटेशन होगी तो आपके इंजीनियर्स को पता होना चाहिए और कंसर्न डिपार्टमेंट्स को पता होना चाहिए कि उसके क्लॉजेस क्या क्या है। और गवर्नमेंट को पता होना चाहिए उसके क्लॉजेस क्या है। इसकी रियलाइजेशन आई है कि भाई कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट ये भी, वैसे तो मैं आपको बताऊं कि कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह आप लोग ज़रूर साइन करते हैं, करना चाहिए क्योंकि जाहिर है कि लीगल मैटर है। लेकिन जब आप किसी के साथ काम करते हैं ना, तो रिलेशनशिप मैटर्स।
रिलेशनशिप मैटर्स। तो वो रिलेशनशिप के पूरे सॉफ्टवेयर है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। रिसीव करते हैं, उसको इंस्पेक्ट करते हैं, पेमेंट करते हैं, और अपनी वो आइटम जिधर लगाने की है, यूज करने की वहाँ पे करते हैं। दैट इज फुलफिलमेंट ऑफ नीड। फुलफिलमेंट ऑफ नीड के बाद एक्चुअली एक और स्टेप भी होता है, वो होता है डीब्रीफिंग। कि आपने जब इनसे काम किया तो उसके रिजल्ट्स कैसे आए, फर्दर बिजनेस एक्सपैंड किया जाए या ना किया जाए, या इसी लेवल पे रखा जाए। तो इसमेंट ऑफ नीड के बाद मिसिंग है, क्योंकि जाहिर है कि अब आप सप्लायर के साथ कंटिन्यूटी में काम करते हैं, तो सीज भी कर लेते हैं, ताकि फुलफिलमेंट ऑफ नीड के बाद एक अगला स्टेप भी आना चाहिए, दैट इज इवैल्यूएशन। और वेंडर्स जो है, वो आपको पता है कि वेंडर्स को आप काम करते हैं, खासतौर पे आप में से जो लोग ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में काम करते हैं, उनको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है वेंडर रिलेटेड चीज़ों पे। रीज़न इज कि जो ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरर होते हैं वो सिर्फ असेंबलर होते हैं और डिज़ाइनर होते हैं और मार्केटियर होते हैं। वो स्पेयर, उसके जितने भी पार्ट्स हैं उनमें से शायद ही कोई 2-4 पार्ट्स बनाते हैं तो बनाते हैं, बाकी सब अपने वेंडर्स से लेते हैं। तो वेंडर रिलेशनशिप मैनेजमेंट अगर आप में से किसी ने सीखना है तो ऑटोमोटिव, खासतौर पे जैपनीज ऑटोमोटिव इज द बेस्ट एरिया। उसके बाद जो डिस्कशन की गई है, इवोल्यूशन ऑफ प्रोक्योरमेंट और डिवोल्यूशन। इवोल्यूशन से हट करके ऑक्सिलरी एक्टिविटी से चेंज होकर के वो किस तरह से मेन स्ट्रीम एक्टिविटी बन गई, स्ट्रेटेजिक एक्टिविटी बन गई, वो हम थ्रू आउट डिस्कस करते ही रहेंगे। और फिर यानी एक जर्नलिस्ट बायर होता है जो पूरे इसको सबको मैनेज कर रहा होता है, और उसके नीचे सारे स्पेशलिस्ट बायर्स होते हैं, जैसे, और वो कैटेगरी बायर्स होते हैं। जैसे वॉलमार्ट के केस में बेवरेजेस का कैटेगरी बायर एक होगा, और मर्चेंडाइज का कैटेगरी बायर एक होगा, ये एक ग्रुप होगा। टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स का कैटेगरी बायर एक ग्रुप होगा। शैम्पू एंड हेल्थ केयर चीज़ों, स्किन केयर में कैटेगरी बायर एक होगा, क्योंकि इन लोगों को ट्रेन किया जाता है, इस मार्केट की डायनामिक्स क्या है, इन वेंडर्स की प्राइसिंग क्या है, इनके साथ हम कैसे काम करके बेस्ट वैल्यू अचीव कर सकते हैं। तो इस वजह से आजकल दोनों तरह के प्रोक्योरमेंट के लोगों की डिमांड है। जो जर्नलिस्ट बायर होते हैं, जर्नलिस्ट बायर वो होते हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट्स नेगोशिएट करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स बनाते हैं, लीगल इम्प्लीकेशंस देखते हैं, रेगुलेटरी इम्प्लीकेशंस देखते हैं, और इन्वायरमेंटल इम्प्लीकेशन, उस तरह की जितनी सारी चीज़ें उनको देखते हैं। कॉन्ट्रैक्ट के एग्जीक्यूशन में जो लीगल एस्पेक्ट्स होते हैं उनको देखते हैं, और बाकी जो लोग होते हैं वो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट कैटेगरी पे फोकस करते हैं। अच्छा जनाब, ये आपके सामने है रिसर्च इन 2006, द 2006 ग्लोबल स्पेंडिंग एजेंडा। ये क्या है भाई? जी देखिए, ये इन्होंने एक स्टडी की है, और मैं आप लोगों को इनकरेज करूंगा कि ये जो छोटे छोटे केसेस हैं, 5 लाइन के, 6 लाइन के, 10 लाइन के, इसको पढ़ के आया करें। और पढ़ के नहीं भी आए तो मैं आपको 5 मिनट दे दूंगा कि जनाब इसको पढ़िए और फिर बताइए कि इसके अंदर क्या है। इसके अंदर जो है वो बेसिकली जो चीज़ डिस्कस की गई है वो स्पेंड कैटेगरीज, डायरेक्ट स्पेंड भी होता है और इनडायरेक्ट स्पेंड भी होता है ऑर्गेनाइजेशन। देखेंगे प्रोक्योरमेंट के थ्रू जो स्पेंड है विद द पैसेज ऑफ टाइम बढ़ता जा रहा है पूरी ऑर्गेनाइजेशन के रेवेन्यू का, और 40% स्पेंड जो इनडायरेक्ट हो चुका है।
करते थे, क्योंकि इनको मार्केटिंग वालों को जो चीज़ें प्रिपेयर करनी होती है सारा अपना कोलेट्रल वगैरह, तो वो उसको अलग से कॉन्ट्रैक्ट कर देते थे। उसी परसेंट स्पेंड वो होते थे इसके अंदर इस स्पेशलिस्ट परचेजिंग पीपल वर नॉट इन्वॉल्व। तो एज ए रिजल्ट हम एक जर्नल कंक्लूड कर सकते हैं कि अंदर उस तरह से प्रोफेशनली नेगोशिएट नहीं किया जाता होगा, या एटलीस्ट उनके अंदर न्यू रूम फॉर इम्प्रूवमेंट होगा। अब प्रोक्योरमेंट तमाम स्पेंड, और एक और चीज उन्होंने यहाँ पे डिस्कस की है, दैट इज रोग स्पेंडिंग। रोग कहते हैं बदमाश को, जैसे रोग स्टेट का टर्म निकाला ना अमेरिका ने। इसलिए आप ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट स्पेंडिंग, मैंने आपको तो शेल्फ में रख दिया होते हैं, तो उसके अंदर ये मेंशन होता है कि जनाब जब आपका वेंडर अपना मैन पावर लगाएगा तो कितनी मैन पावर लगाएगा, उसकी क्या कॉस्ट होगी, क्योंकि पूरे प्रोजेक्ट की आपने एक कॉस्टिंग की है, उसके बेसिस पे आपने उसको मैनेज करना है। फिर कॉस्ट क्रीप शुरू हो जाता है। कॉस्ट क्रीप क्या है कि कॉस्ट आहिस्ता आहिस्ता जैसे पानी बहता चला जाता है, उसको मौका मिले तो कॉस्ट भी आहिस्ता आहिस्ता अपने स्कोप से बाहर निकलना शुरू हो जाता है। नॉर्मली प्रोजेक्ट्स अपने जो डिजाइन कॉस्ट होते हैं उसके ऊपर कंप्लीट नहीं होते, हमेशा इससे ऊपर चले जाते हैं, बावजूद इसे दरमियान में कुशन भी रखा हुआ होता है। तो उसमें होता क्या है कि कॉन्ट्रैक्टर से आपकी बात हुई है कि जनाब आप जो है वो 50,000 रुपीज के पर मंथ के आप लेबर यूज करेंगे, वो आहिस्ता आहिस्ता उसको 60 पे ले जाता है, 70 पे ले जाता है, 80 पे ले जाता है, 100,000 पे ले जाता है। अब किसी को भी ऑर्गेनाइजेशन में याद नहीं है कि हमने तो इसके साथ जो डिटेल्स तय की थी वो 50,000 की जो ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट स्पेंडिंग होती है, ये है कि उस रोग जी कुछ बोलना चाहेंगे? नहीं सर, एवरीथिंग इज क्लियर। कोई कमेंट देना चाहेंगे आप लोग? हाकिम साहब कहाँ हैं? आज खामोश बैठे हुए, क्या था? ये रहे हाकिम साहब। तो आज आप लोग कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे, उसकी क्या वजह है? चलें, ग्रेट। लिखा है और ज़ाहिर पुरानी किताब है तो थोड़ी सी पुराना एडिशन है, वरना नोकिया तो आपको पता है कि बैंकरप्ट हो गई थी, फेल हो गई थी, जस्ट बिकॉज के रूल्स ऑफ द गेम चेंज हो रहे थे और उन्होंने अपने आप को उन रूल्स के हिसाब से एडजस्ट नहीं किया, मार्केट कंडीशंस के हिसाब से। स्लोगन था दुनिया के नंबर 1 मोबाइल था, उनके यहाँ प्रोक्योरमेंट वाज स्ट्रेटजी। ये उनका बोर्ड रोल था, बोर्ड में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में प्रोक्योरमेंट का मेंबर बैठता था, और इसी वजह से वो आपको $20 $30 में बहुत अच्छा मोबाइल बना कर देते थे। तो उससे फायदा क्या होता है? सबसे पहला फायदा होता है स्पीड टू मार्केट। जब आप प्रोक्योरमेंट को स्ट्रेटेजिक रोल दे देते हैं, उससे फायदा ये होता है स्पीड टू मार्केट। कैन एनीवन एक्सप्लेन व्हाट इज स्पीड टू मार्केट? देखिए आजकल बहुत टफ कॉम्पिटिशन है। स्पीड टू मार्केट का यस मतलब प्लीज गो। यानी कि तेजी से जो मार्केट में जो है वो आए और बिक जाए, अगर वेरी इफ आई गुड, एम राइट। यस या वेरी गुड मोहित। मतलब ये है कि देखो आजकल जितनी भी बड़ी बड़ी टॉप कंपनीज हैं वो कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट अपॉर्चुनिटी को कैपिटलाइज करें, उसके लिए न्यू प्रोडक्ट्स लाते रहते हैं।
पुराने ज़माने में आप लोगों को ने देखा होगा कि ब्लैक कलर का टेलीफोन होता था, वही टेलीफोन हर जगह यूज़ होता था। किसी को ख्याल भी नहीं था आता था कि इसको ग्रीन कलर का कर दें या ब्लू कलर का कर दें। तो बाद में ये हुआ। अब तो ये आलम हो गया कि मोबाइल का एक मॉडल आता है और 3 महीने 4 महीने 6 महीने के बाद वो ऑब्सोलीट हो जाता है, क्योंकि नया मॉडल आ जाता है। और कॉम्पिटिटर्स बहुत सारे हैं। एक तो आपका एप्पल ही है, फिर उसके बाद सैमसंग है, फिर उसके बाद और भी दूसरे अमेरिकन ब्रांड्स हैं जिसके यूज मोटरोला है, और इस तरह बहुत सारे डिज़ाइन है। सीमेंस का मोबाइल है। तो इनके दरमियान बेसिकली कंपटीशन ये होता है कि कौन अच्छा मोबाइल पहले मार्केट में ला सकता है, क्योंकि जो पहले मार्केट में ले आएगा दैट पर्सन इज विनर। जो बाद में उसी चीज की कॉपी लेकर आएगा वो उसको हाफ प्राइस या 1/3 प्राइस पे बेचेगा। तो स्पीड टू मार्केट आजकल बहुत स्ट्रेटेजिक है और इम्पोर्टेंट। और स्पीड टू मार्केट में सबसे बड़ी रुकावट क्या चीज होती थी? ये डिजाइन फेज में प्रोक्योरमेंट को इन्वॉल्व नहीं करते थे, बल्कि डिजाइन फेज में कुछ इंजीनियर्स एक बंद कमरे में बैठ करके काम करते थे। पूरे ऑर्गेनाइजेशन में किसी को नहीं पता चलता था कि क्या काम करते हैं। उनकी रिपोर्ट डायरेक्ट चीफ एग्जीक्यूटिव को होती थी, उनकी रिपोर्टिंग। तो कोई उनसे पूछ नहीं सकता था कि जनाब आप काम क्या कर रहे हैं, क्योंकि वो कंपनी सीक्रेट होता था। लेकिन वो जब डिजाइन करके दे देते थे तो प्रोक्योरमेंट वाले सप्लायर्स को बुलाते थे। अब वो बताते थे कि जनाब ये मटेरियल अवेलेबल नहीं है जो आपने इसमें डाल लगाया है पार्ट, ये डिजाइन प्रैक्टिकल नहीं है, इसके लिए मोल्ड अवेलेबल। तो डिजाइन करने में, गाड़ियों को डिजाइन करने में 5-5 साल लग जाते थे नया मॉडल डिजाइन करने में। अब ये बहुत सारी कंपनीज ने लेस देन ए ईयर कर दी है। आपका स्पीड टू मार्केट का ये है कि आपका जो एप्पल है विद इन 4 मंथ्स नया मोबाइल मार्केट में ले आती है, फ्रॉम आइडिया टू इम्प्लीमेंटेशन। क्योंकि अभी जो विनर है वो स्पीड टू मार्केट है। क्योंकि जैसे ही आपकी प्रोडक्ट मार्केट में आती है, आपके कॉम्पिटिटर्स खरीद करके उसकी रिवर्स इंजीनियरिंग करना शुरू कर देते हैं और फिर देखते हैं कि उसको हम कम प्राइस में कैसे लेकर के आए मार्केट में। उस वक्त तक आप बेच के निकल जाए, फिर नया प्रोडक्ट लेकर के आए। एप्पल ये स्ट्रेटेजी यूज करता है। तो इसलिए स्पीड टू मार्केट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके अंदर प्रोक्योरमेंट को शुरू से इन्वॉल्व करना इज स्ट्रेटेजिक, इज ऑफ स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस। फिर उससे जब प्रोक्योरमेंट शुरू से इन्वॉल्व होता है तो बहुत सारे ऐसे सजेशंस भी देता है जिससे डिज़ाइन फेज में प्रोडक्ट की प्राइस कम हो जाती है, तो कॉस्ट एडवांटेज मिल जाता है। फिर इनोवेशन और वैल्यू क्रिएशन में प्रोक्योरमेंट की रोल प्ले करता है। और अब तो वेंडर्स को भी इन्वॉल्व किया जा रहा है और कस्टमर्स को भी इन्वॉल्व किया जा रहा है डिज़ाइन प्रोसेस में, ताकि जो चीज़ बने वो सारे स्टेक होल्डर्स को एक्सेप्टेबल हो अपने अपने पर्सपेक्टिव से। अच्छा जी, तो उसके बाद एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन फैक्टर्स और इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन फैक्टर्स उन्होंने डिस्कस किया है। एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन फैक्टर्स में चीज़ डिस्कस की है जिसकी वजह से प्रोक्योरमेंट को सेंट्रल लो रोल मिलता जा रहा है। और प्रोक्योरमेंट में अगर आप में से कोई साहब जाना चाहते हैं तो यू विल एंजॉय वेरी गुड कैरियर, क्योंकि प्रोक्योरमेंट में आप अपने पैसे से ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन को कमा कर देते हैं। तो आपको अगर ऑर्गेनाइजेशन 10 लाख भी देती है तो दैट इज पीनट्स, बिकॉज आप तो हर महीने उनको 5 करोड़ 10 करोड़ रुपए की बचत करके दे रहे हैं। और जब आप सही तरीके से प्रोक्योरमेंट को हैंडल करते हैं तो दैट हैपन्स। हम वो डिस्कस भी करेंगे कि कैसे होता है वो। तो सबसे पहली चीज़ जो है लीडिंग एज कॉन्सेप्ट एक्सटर्नल ये है कि बेस्ट प्रैक्टिस बेंचमार्क। अब तमाम ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर बेंचमार्किंग बाकायदा एक साइंस के तौर पे एक्सेप्ट की जाने लगी है। बेंचमार्किंग का ये मतलब होता है कि आपकी बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, प्रोडक्शन में एक्टिविटी होती है, कस्टमर सर्विस में एक्टिविटी होती है, मार्केटिंग में, प्रोक्योरमेंट में, सब में आपकी एक्टिविटीज़ होती हैं, सप्लाई चेन में। तो आप अपने आप को बेंचमार्क करें बेस्ट इन द मार्केट से, यानी बेस्ट इन द मार्केट इस लेवल पे है इन क्राइटेरिया के ऊपर, और आप इस लेवल पे उन्हीं क्राइटेरिया के ऊपर। अब आप प्लान करते हैं कि किस तरीके से आप उस क्राइटेरिया में ऊपर लेवल पे चले जाएं। इसको कहते हैं बेंचमार्किंग एप्लीकेशन। तो बेंचमार्किंग आजकल बहुत ज़्यादा होती है, और इंडस्ट्री बेंचमार्किंग भी होती है, क्रॉस इंडस्ट्री बेंचमार्किंग भी होती है। जैसे मिसाल के तौर पे आप देख लीजिए कि 7-Eleven है। 7-Eleven में दुनिया में कितने आउटलेट्स हैं? 60,000 नहीं, 1 लाख, पता नहीं, बहुत ज़्यादा है उनके आउटलेट्स।
हैं उनके। तो उन अगर कोई आदमी सप्लाई चेन को प्रिसाइजली समझना चाहता है, उनकी प्रैक्टिसेस को स्टडी करे और स्टडी करके बेंचमार्क करके वो उस कॉन्सेप्ट्स अपने आप इम्प्लीमेंट कर सकता है। ये बेंचमार्किंग कहलाती है। फिर TQM टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट है, तो कि आप किस तरीके से अपने ऑर्गेनाइजेशन में क्वालिटी को मैनेज कर रहे हैं और क्वालिटी को अपने ऑर्गेनाइजेशन में पार्ट बना रहे हैं पूरी ऑर्गेनाइजेशन का। जापानीज ने तो क्वालिटी को अपने ऑर्गेनाइजेशन में पार्ट ऐसे बना दिया है कि क्वालिटी डिपार्टमेंट इसकी ख़त्म कर दिया है। आपको जापानीज मैन्युफैक्चरर्स में कोई क्वालिटी डिपार्टमेंट नहीं मिलेगा, बल्कि एवरीबडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्वालिटी। तो वहाँ पे क्वालिटी को इस कॉन्सेप्ट तक नहीं गए। फिर जस्ट इन टाइम फिलॉसफी है, लीन प्रोडक्शन है। तो पता है ना आप लोगों को जस्ट इन टाइम क्या होता है? So just in time, दुनिया when जस्ट you इन need टाइम की it, तरफ जा रही है। when you need it, it is available for you. आप प्रोडक्शन लाइन अगर चल रही है तो जिस स्टेप पे जो चीज चाहिए वही आएगी, और उस स्टेप पे उससे आगे जाएगी तो उसका मटेरियल आ जाएगा। वेरी गुड मोहित, वेरी गुड। तो ये जस्ट इन टाइम कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहे हैं। उस तरह से जो आप इन्वेंट्री में ह्यूज इन्वेस्टमेंट करते थे वो मिनिमाइज हो गई, आपका कैश फ्लो बेहतर हो गया। अब VMI का भी कॉन्सेप्ट आ गया, वेंडर मैनेज इन्वेंट्री। वेंडर आपकी इन्वेंट्री मैनेज करता है, जब आपको जरूरत होती है आप उससे ले लेते हैं। और तो लीन प्रोडक्शन क्या है कि वेस्ट मिनिमाइजेशन, 3M का जो कॉन्सेप्ट है, वेस्ट को मिनिमाइज करना, 6 सिग्मा अप्लाई करते हैं, 3M अप्लाई करते हैं। वो मूदा मूरी और ये सब पढ़ा होगा आप लोगों ने, ये सब उसी कॉन्सेप्ट है। और सप्लाई चेन क्लियरिंग एंड एम्पावरमेंट ऑफ सप्लायर्स। अब सप्लायर है, ये टियर 3 सप्लायर है, जगह आप इसे कैटेगराइज करते हैं। टियर 1 को आप 80% बिजनेस देते हैं, टियर 2 को आप 15% बिजनेस देते हैं, टियर 3 को आप 5% बिजनेस देते हैं। तीनों को बिजनेस देते हैं। क्यों तीनों को बिजनेस देते हैं? कॉस्ट मिल जाएगी, लेकिन ये स्ट्रेटेजिकली आप देखें, इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि किसी वजह से वो सप्लायर बैंकरप्ट हो जाए, ख़त्म हो जाए, उसके प्लांट पे आग लग जाए, तो आपके पास टियर 2 और टियर 3 होता है उस रूम को मेकअप करने के लिए। और सप्लायर्स भी स्ट्रगल कर रहे होते हैं कि अपने आप को टियर 3 से टियर 2 पे लेकर के जाए। उसकी क्राइटेरिया आप डिफाइन करती है ऑर्गेनाइजेशन, जनाब ये अपने प्लांट के ऊपर तो टियर 1 पे आ जाएंगे। तो इस तरह से सप्लायर्स में भी एक पॉजिटिव कंपटीशन पैदा हो जाता है। आइटम में टियर 1 सप्लायर हो, इस तरह से उनको कॉम्पनसेट हो जाता है और सप्लायर को बता दिया कि जनाब ये एरिया आपका है, ये चीज़ें आप मैनेज करेंगे, आप खुद डिसाइड करें और सेविंग करके बताएं। सेविंग का 50% हम आपको पे बैक कर देंगे। इस तरह की कोई अरेंजमेंट कर सकते हैं, इंसेंटिव बेस कर रहे हैं। और असल फोकस जो हो गया है वो कस्टमर फोकस। फोर्ड अपनी गाड़ियां बनाते रहते थे, बिकती रहती थी, क्योंकि एक ही कार मैन्युफैक्चरर था। अब तो दुनिया में हजारों कार मैन्युफैक्चरर हो गए। अब अगर इफ यू विल नॉट लिसन टू योर कस्टमर, देन यू विल बी आउट ऑफ मार्केट। मार्केट से आपको निकाल दिया जाएगा। तो आप कस्टमर, एप्पल क्या करता है, कस्टमर की पूरी रिक्वायरमेंट समझता है, उसके मुताबिक मोबाइल में क्या चीजें थी जो उन्हें पसंद नहीं आई, अगले मॉडल में उसे इम्प्रूव करके लिया करेंगे, देन कस्टमर आपके लॉयल कस्टमर बनेंगे। अच्छा, अगला टॉपिक जो उन्होंने इसी में जो लीडिंग एज कॉन्सेप्ट्स की बात जो क्या, फ्यूअर बट लार्जर सप्लायर्स। देखिए अभी दुनिया में क्या हो रहा है कि जो छोटे छोटे सप्लायर्स हैं वो सस्टेन नहीं कर पा रहे, और एज ए रिजल्ट वो बैंकरप्ट हो रहे हैं, उनको कोई एक्वायर कर रहा है या वो किसी बड़े पार्टनर के साथ मर्जर कर रहे हैं टू सर्वाइव इन द मार्केट। केमिकल्स में ऐसा हुआ है, स्टील्स में ऐसा हुआ है पूरी दुनिया में,
जो कहते हैं कि मेटल के पास 10% ऑफ द ग्लोबल प्रोडक्शन कैपेसिटी है, वो इसी वजह से है। अगर किसी के पास 1% कैपेसिटी 15% कैपेसिटी होगी। जी का ये मिशन है कि हम इस बिजनेस में हो, या तो पहले नंबर पे हो या दूसरे नंबर पे हो, अगर नहीं है तो हम उस बिजनेस को डिस्कार्ड कर दें। तो हर कोई कोशिश कर रहा है कि एक ओलिगोपोली में दाखिल हो जाए या मोनोपोली में दाखिल हो जाए, यानी फ्यूअर कॉम्पिटिटर रहे उसके, ताकि वो मार्केट को ज़्यादा अच्छे तरीके से सर्व कर सके। तो ये एक ऐसा पॉइंट है जिसके ऊपर प्रोक्योरमेंट मैनेजर को सोचते रहना चाहिए, क्योंकि अभी आप किसी छोटे सप्लायर से काम कर रहे हैं, उसकी कॉस्ट कम है, आपको कम कॉस्ट में प्रोवाइड भी कर रहा है, लेकिन कल वो ख़त्म हो जाए, बंद हो जाए, तो फिर आप क्या करेंगे? और ये दुनिया में कंसोलिडेशन हो रही है। आप देखें अमेरिका में रिटेल कंसोलिडेशन की सबसे बड़ी एग्जाम्पल तो वॉलमार्ट है। ये छोटे छोटे रिटेल आउटलेट्स बंद हो रहे हैं और एक वॉलमार्ट पूरे शहर को सर्व कर रहे हैं। ये कंसोलिडेशन हर फील्ड में हो रही है। टेक्सटाइल में पाकिस्तान में कंसोलिडेशन हुई है। पहले जो है वो वीविंग की कंपनीज अलग होती थी, प्रिंटिंग की कंपनीज अलग होती थी, ठीक है, और स्टिचिंग की कंपनीज अलग होती थी, डाइंग की कंपनीज अलग होती थी। लेकिन अब क्या हुआ कि उससे वही सरवाइव कर सके जो वर्टिकली इंटीग्रेटेड थे। वर्टिकली इंटीग्रेटेड का मतलब ये हुआ कि जो जिनिंग भी कर रहे हैं, वीविंग भी कर रहे हैं, और डाइंग भी कर रहे हैं, प्रिंटिंग भी कर रहे हैं, और स्टिचिंग भी कर रहे हैं, और रिटेल भी कर रहे हैं। गुल अहमद रिटेल कर रहा है, उसके बाद फिरदौस वाले भी रिटेल पे आ गए, स्टार वाले भी रिटेल पे आ गए, अल करम वाले भी रिटेल पे आ गए, और भी कई हैं जो रिटेल पे आ गए। तो ये पूरा वर्टिकली इंटीग्रेटेड सिस्टम बन गया, कंसोलिडेशन हो गया। वो कॉटन लेते हैं, कॉटन को या वो लेते हैं, यार्न लेते हैं, और उसको फिनिश गुड में कन्वर्ट करके खुद सेल कर रहे हैं, क्योंकि इसी तरीके से सर्वाइवल हो रही है। क्योंकि सिर्फ वीविंग वाला 1% 2% प्रॉफिट पे सर्वाइव नहीं कर सकता, लेकिन उनके 10-12 स्टेप्स हैं वैल्यू एडिशन के, हर एक स्टेप पे 1-2% कर रहे हैं, तो एंड में वाइप कर रहे हैं। तो दुनिया में इंडस्ट्रीज की कंसोलिडेशन हो रही है, रिस्ट्रक्चरिंग हो रही है। एज ए प्रोक्योरमेंट मैनेजर यू नीड टू अंडरस्टैंड कि कंसोलिडेशन का मतलब हुआ, जैसे ग्रेंगर है अमेरिका में, वो सप्लाई करता है इंडस्ट्रियल कंज्यूमेबल पार्ट्स और इंडस्ट्रियल ड्यूरेबल भी सप्लाई करता है। वो बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनी से भी बड़े साइज का है। जाहिर है दे हैव कंसीडरेबल बार्गेनिंग पावर। फिर जो प्रोक्योरमेंट में एक एडिशनल चीज अब आ गई है जिसके ऊपर प्रोक्योरमेंट को ख्याल, ना ऑटोमोटिव वाले करते थे ना कोई दूसरे करते थे, और उसके ऊपर अनसेफ एट एनी स्पीड, किसी जर्नलिस्ट ने किताब लिखी थी जिसमें फोर्ड और इन सब के बताया था कि किस तरीके से ये गाड़ियां बना रहे हैं जो अनसेफ है। तो चूंकि वो बड़े बड़े पावरफुल इन्वेस्टर्स थे, इंडस्ट्रियलिस्ट थे, कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि वो बेचारा जो जर्नलिस्ट है उसका मर्डर हो गया। उसके बाद फिर जंगल एक किताब आई, जंगल में उन्होंने जो है वो दिखाया कि किस तरीके से बड़ी बड़ी बताया कि बड़ी बड़ी जो ये मीट फैक्ट्रीज हैं वो किस तरह से आपको सप्लाई कर रही हैं मीट, कभी कोई कीमा या मुख्तलिफ कटिंग करके। एक सुबह आते हैं, वो प्लांट को ऑन करते हैं और उसमें मीट डालते हैं, टन्स के हिसाब से मीट निकलता है, उसे पैक करता है, आपको देते हैं वो चीज़ें। और रात में उनके पाइपिंग में हर जगह पे चूहे भर जाते हैं, वो सब पीस करके आपको मीट के साथ दे देते हैं। तो ये इस तरह की आपको पाकिस्तान में भी स्टोरीज नज़र आती है। और जो है वो सेफ्टी का ख्याल नहीं है, या एनवायरनमेंट का ख्याल नहीं है, या सस्टेनेबिलिटी का ख्याल नहीं है। तो अब ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो ट्रिपल बॉटम लाइन पे जा रही है। ट्रिपल बॉटम लाइन का क्या मतलब है? एक चीज़ हो गई प्रॉफिटेबिलिटी, दूसरी चीज़ हो गई सस्टेनेबिलिटी, तीसरी चीज़ हो गई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इन तीनों के ऊपर कंपनी काम करती है, प्रॉफिट भी अर्न करते हैं, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी पूरी करते हैं,
अपनी सोसाइटी के लिए कोई स्कूल बना के दे देते हैं या इस तरह के काम करते रहते हैं, और इन्वायरमेंट के ऊपर भी काम करते हैं। अब इन्वायरमेंट में क्यों काम करते हैं? इसलिए कि इन्वायरमेंट के रेगुलेशंस आ गए। ऑडिट होता है कि आपने जनाब अगर फर्ज कीजिए 110 आइटम्स परचेज किए और फिनिश प्रोडक्ट्स का, तो आपको हिसाब देना होता है कि वो 10 टन कहाँ गए। या तो वो सॉलिड वेस्ट की शक्ल में निकला, या फिर लिक्विड वेस्ट की शक्ल में आपने ड्रेन में डाल दिया, या फिर एयर में बहुत सारी इमिशंस चली गई। तो ये तीनों ही एक्सेप्टेबल है। वो चेक करते हैं कि सॉलिड वेस्ट को आपने प्रॉपर्ली इमिशन है वो न्यूट्रलाइज होकर के ड्रेन में जा रहा है या नहीं जा रहा, और आपका जो एयर इमिशन है वो एज पर एनवायरमेंटल लॉ है या नहीं। और अगर ऐसा नहीं होता है तो इंस्पेक्टर्स आते हैं, स्निफर्स होते हैं उनके पास, ये दिस इज स्निफिंग। तो एमिशंस हो रही है उसका लेवल नोट करते हैं। अगर उसका लेवल एक्सेप्टेबल लिमिट से ज्यादा होती है वो, तो जी सर आप बुक के कौन से पेज पे हैं अभी? मैं इंक्रीजिंग एनवायरमेंटल अवेयरनेस पेज 11। एनवायरमेंटल अवेयरनेस, ओके सर, थैंक यू। राइट, यू गॉट इट? यू गॉट इट। वेलकम। ओके ग्रेट। तो वो आकर के फिर नोटिस देके चला जाता है इंस्पेक्टर कि जनाब ये आप 7 डेज में इसको सही कर लीजिए, एंड आफ्टर 7 डेज आई विल कम बैक एंड इंस्पेक्ट इट। और जब 7 डेज बाद आता है, इंस्पेक्ट करता है, वो रेक्टिफाई नहीं होता, तो फिर वो एक आदमी को प्लांट से अरेस्ट करके ले जाता है। वो एक आदमी कौन होता है? चीफ एग्जीक्यूटिव होता है। तो जब 2-4 चीफ एग्जीक्यूटिव्स को हथकड़ियाँ लगी इन्वायरमेंटल वायलेशन पे, तो अमेरिका में बहुत सारे इन्वायरमेंट पे लोग सीधे हो गए, यूरोप में सीधे हो गए। और ये सब किस वजह से हुआ? चेरनोबिल का वाकया हुआ, भोपाल का वाकया हुआ। भोपाल का जो वाकया हुआ उसमें तो अमेरिकन प्लांट था, यूनियन कार्बाइड। तो अमेरिका में 2000 लोग मर गए, उससे ज्यादा लोग अंधे हो गए, अपाहिज हो गए। आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट में 750 मिलियन यूएस के। तो अमेरिका में बहस छिड़ गई कि यार ये यूनियन कार्बाइड तो अमेरिकन कंपनी है, अगर उनका प्लांट तो कोई 2000 4000 5000 काले मर जाए तो ये तो बड़ा मसला नहीं है, लेकिन 4-5 अमेरिकन बंद मर जाए तो ये बहुत बड़ा मसला है। तो इसलिए उन्होंने फिर एनवायरमेंटल लॉज को सख्त करना शुरू कर दिया, इम्प्लीमेंटेशन करना शुरू कर दी। पहले एनवायरमेंटल एजेंसीज के पास जॉज नहीं होते थे, और उनके पास जॉज हैं जिससे वो इसलिए सारी ऑर्गेनाइजेशंस फॉलो कर रही हैं। प्रोक्योरमेंट के ऊपर या एडिशनल रेगुलेशंस फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, एंड इन सम केसेस वेंडर्स को भी देखें, और उनका बाकायदा सोशल ऑडिट होता है, टेक्निकल ऑडिट होता है, इन्वायरमेंटल ऑडिट होता है। ये सब इसलिए ऑडिट होता है कि वेदर दे आर कंप्लाइंग विद द एनवायरमेंटल रेगुलेशंस और नॉट। अब फॉर्मली ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई है। कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई है? जैसे ढाका में जब रमना प्लाजा में आग लगी और उसमें बेचारे 1200 मजदूर जल गए, तो अमेरिका में इसमें शोर मच गया कि यार हम तो ऐसे लोगों से टी शर्ट बनवा के पहन रहे हैं जो कि बेचारे बहुत सब ह्यूमन कंडीशन में काम कर रहे हैं, और ये तो अच्छी बात नहीं है। ये जो हम $10 की टी शर्ट लेते हैं वॉलमार्ट से, इसमें तो ब्लड स्टेन है, एंड वी डोंट लाइक कि हम कोई चीज़ यूज़ करें तो उसमें ह्यूमन ब्लड स्टेन हो। तो इसलिए उन्होंने बहुत शोर मचाया वॉलमार्ट के खिलाफ। तो फिर वॉलमार्ट ने अपने सारी चीज़ों में ऑडिट करना शुरू कर दिया, सोशल ऑडिट करना होगा, जो पूरा बाकायदा थर्ड पार्टी से ऑडिट करा के सर्टिफाई करके अपने पास रखते हैं, क्योंकि आजकल कस्टमर्स शोर मचाते हैं, तो वो फिर बताने की पोजीशन में होते हैं कि जनाब हम इन चीज़ों पे काम कर रहे हैं। तो ये अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई है। और अगर आप छोटे वेंडर ऑर्गेनाइजेशन में, तब भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई है, क्योंकि आपने उन कंप्लायंस को मेक श्योर करना होता है, वरना यू विल नॉट गेट बिजनेस नेक्स्ट ईयर। तो उसके बाद एक और चीज़ जो आई है कि आप
जो वेस्ट है ना, कंज्यूमर यूज करने के बाद जो वेस्ट प्रोड्यूस होता है किया, यानी और खास तौर पे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में आइटम्स ऐसे हैं कि वो बड़े टॉक्सिक होते हैं, कॉज ऑफ ना करें, एनवायरमेंटल हैजर्ड है। तो इसलिए अमेरिका में भी ये लॉ है, यूरोप में भी ये लॉ है कि जब आप टेलीविजन यूज कर लें, लैपटॉप यूज कर लें, उसकी पूरी लाइफ हो जाए, खत्म हो जाए, स्क्रैप में आप उसे फेंक नहीं सकते, बल्कि आप फेडेक्स में जाएंगे और उसको उस लिफाफे में डालेंगे जो उस कंपनी का होगा, फेडेक्स फ्री ऑफ कॉस्ट उसको वापस भेजेगा। उसका रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है, जो मैन्युफैक्चरर है वही उसको डिस्पोज ऑफ करेगा, फिर इसको वो अपने तरीके से सारा डिस्पोज ऑफ करते हैं और गवर्नमेंट को, ऑडिटर्स को शो करते हैं कि उन्होंने कितना रिसीव किया, किस तरीके से डिस्पोज ऑफ किया। दिस इज लॉ। तो प्रोक्योरमेंट के लिए सिर्फ रॉ मटेरियल परचेज करना इंपॉर्टेंट नहीं, बल्कि जब वापस आए तो सारी चीज़ों को प्रॉपर एज पर लॉ डिस्पोज ऑफ करें। ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई सप्लाई चेन की और प्रोक्योरमेंट की। तो फिर आपका जो बाई प्रोडक्ट पैदा होता है, वेस्ट पैदा होता है, तो दुनिया में वेस्ट एक्सचेंज प्रोग्राम्स भी हैं, क्योंकि किसी का वेस्ट जो होता है दूसरे के लिए रॉ मटेरियल हो सकता है। जैसे ये जो आप चिकन वगैरह का वेस्ट होता है, ये वो कलेक्ट करके ले जाते हैं और फिर मुर्गियों की फीड बनाते हैं उससे, तो इनका तो वेस्ट है, उनका वो रॉ मटेरियल है। इस तरह से और बहुत सारे वेस्ट है, तो अब उनको इस तरह से उठाकर फेंक नहीं दिया जाता है। हम लोग तो बहुत ही गैर तहजीब याफ्ता कौम है, तो हम तो ऐसी चीज़ें फेंक देते हैं। उसको अमेरिका में, यूरोप में जो अच्छी कंट्रीज हैं, उनको प्रॉपर डिस्पोज ऑफ करना रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। फिर कॉम्पिटिटर एक्टिविटी पे आपने नजर रखनी होती है। कॉम्पिटिटर एक्टिविटी पे आप नजर नहीं रखेंगे, आपको मोबाइल उसी तरह बना रहा था, बल्कि जब नोकिया के वी डिडंट डू एनीथिंग था, भाई दुनिया ने रूल ऑफ द गेम चेंज कर दिया। फिर इसको जो थोड़े से मेन स्ट्रीम से दूर रहते हैं, फिर अमेरिका मिलियन के कंज्यूमर है, तो वो मेन स्ट्रीम में रहते हैं। नोकिया थोड़ा सा स्वीडन में था, तो उनका डायरेक्शन इतना ज्यादा नहीं था, ये इश्यूज थे। ओके, तो अब हम 15 मिनट का ब्रेक लेते हैं, थोड़ा सा आप लोग रिलैक्स हो जाएं, तो फिर इंशाल्लाह इसके आगे हम शुरू करते हैं। राइट, ओके सर। हेलो, ओके, ओके थैंक यू सर। डियर। 15 मिनट बाद इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं।
हेलो, अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम एंड वेलकम बैक। ओके जनाब, तो कॉम्पिटिटर एक्टिविटी में उन्होंने बताया है कि आजकल जो है आपको अपने कॉम्पिटिटर की एक्टिविटीज़ पे नज़र रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, वरना अदरवाइज फिर आप सरवाइव नहीं कर सकते, बिकॉज यू नीड टू नो कि व्हाट कॉम्पिटिटर इज डूइंग इन द सेम मार्केट, एंड इफ योर कॉम्पिटिटर विल परफॉर्म इन ए बेटर मैनर इन द सेम मार्केट, देन यू विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव देयर। नोकिया की एग्जाम्पल मौजूद है, अभी टोयोटा की एग्जाम्पल है। टोयोटा दुनिया की नंबर 1 कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, लेकिन अब टोटल रेवेन्यू के लिहाज से टेस्ला उससे आगे निकल गया। अब टेस्ला ने भी क्या किया, रूल्स ऑफ द गेम चेंज कर दिए। उसने गाड़ी को तो सेकेंडरी चीज कर दी, लेकिन उसका जो कंट्रोल है और उसका ड्राइवरलेस कार और उसका नेविगेशन, ये सब उसने ऐसे डिज़ाइन किया कि टोयोटा और उस तरह के तमाम मैन्युफैक्चरर्स को इररेलेवेंट कर दिया। एज अ रिजल्ट अब नाउ एवरीवन इज स्ट्रगलिंग कि उस रूल ऑफ द गेम के मुताबिक, न्यू रूल ऑफ द गेम के मुताबिक, जो कि कस्टमर्स बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं, उसके लिए प्रीमियम देने के लिए तैयार है, दे आर ट्राइंग टू रीओरिएंट देमसेल्व्स। वो मर्सिडीज भी इस पे काम कर रहा है और टोयोटा भी इस पे काम कर रहे हैं। सून ऑल ऑफ देम विल बी ऑफरिंग ड्राइवरलेस कार। फिर एडवांसिंग टेक्नोलॉजी, देखिए टेक्नोलॉजी भी एक इसलिए बड़ा इशू बन गया है कि अगर आप उसको अडॉप्ट नहीं करते तो आप आर्ट टेक्नोलॉजी का लफ्ज यूज किया जाता है, ये ठीक नहीं है। आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी ढूंढना चाहिए। हर एक को जरूरत नहीं है कि वो SAP इंप्लीमेंट करे, डॉक्टर वाटसन एनालिटिक्स इस तरह की चीजें यूज करें, बल्कि रहना बहुत जरूरी है। उसमें अभी एक एडवांटेज ये आ गया है, 2-3 साल बाद पता चला कि इससे तो बहुत बेहतर कोई सॉफ्टवेयर और मार्केट में, और उसके पीछे नहीं हट सकते जब तक कि आप 5-6-7 साल तक उसमें उसका जो वैल्यू है वो ड्राइव ना कर लें। इससे ये कॉस्टली होते थे, तो अब सर्विस आ गया है, यू जस्ट नीड टू लॉग इन टू ए सिस्टम ऑफ योर वेंडर, जो कि स्पेशलाइज इसी तरह के सॉफ्टवेयर करते हैं और अपना सारा काम कर सकते हैं, और अपने उसके लिए वो खुद ही उसको अपग्रेड करते रहते हैं ऑन मंथली चार्जेस। जब आप फील करें आप जिस टेक्नोलॉजी में, खासतौर पर सॉफ्टवेयर में मौजूद है। चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ परचेजिंग एंड सप्लाई सिप्स को किया गया, यानी रॉयल यूके में जब रॉयल चार्टर किसी को दे दिया जाता है, इसका मतलब ये होता है कि इसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है। जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंसी को रॉयल चार्टर दिया हुआ है, तो इसी मेडिसिन को रॉयल चार्टर दिया हुआ है, इसको भी उन्होंने अब रॉयल चार्टर दे दिया है। अब इसके अंदर जो सर्टिफिकेशंस होती हैं उसके लिए आप लोग प्रिपेयर कर सकते हैं। आप प्रिपेयर करके उसे आप सर्टिफिकेशन ले लेंगे तो इंटरनेशनली आपको प्रोक्योरमेंट की जॉब मिल गई। वॉलमार्ट कहेगा चलो यार यहाँ पे छोटी सी उनकी टीम है, उसका पार्ट बना देते हैं। तो ये आजकल इंटरनेशनल एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज है। रेवेन्यू का जो ज़्यादातर हिस्सा है वो आप लोग एक्सटर्नली खर्च कर रहे हैं, यानी कि आपके रेवेन्यू, ये देखिए ये पेज 13 पे एक ग्राफ है, आप ये देखिए लेफ्ट साइड पे वाई एक्सिस पे पहले क्या होता था, ये 40% आप जो है वो लोगों को पे करते थे मटेरियल एंड सर्विसेज के, यानी अपने वेंडर्स को, और 40% आप पे करते थे वेजेस, सैलरीज एंड ओवरहेड्स। अब ये आप देखिए कि लाइन ऊपर जा रही है। अब क्या हो रहा है कि आप 80% पे कर रहे हैं परचेज के थ्रू, और एक थोड़ा पोर्शन है जो कि वेजेस और सैलरीज का है, क्योंकि प्रोक्योरमेंट ही मेन चीज़ है।
एप्पल के लिए मेन चीज क्या है? प्रोक्योरमेंट। वॉलमार्ट के लिए मेन चीज क्या है? प्रोक्योरमेंट। 7-Eleven के लिए मेन चीज क्या है? प्रोक्योरमेंट। तो ये उनका स्ट्रेटेजिक एडवांटेज है। तो इसलिए आप देखें कि अब जो स्पेंड है, टोटल स्पेंड ऑर्गेनाइजेशन का, उसका मेजॉरिटी पोर्शन थ्रू प्रोक्योरमेंट हो रहा है, एंड दैट इज अ बिग चेंज। इट मीन्स कि कोई प्रोक्योरमेंट मैनेजर पहले अगर $10 मिलियन को हैंडल कर रहा था, अब द सेम प्रोक्योरमेंट मैनेजर इज हैंडलिंग $20 मिलियन, और फिर बिजनेस ग्रोथ हुई है तो मे बी $25 मिलियन। अच्छा, अब ये यहाँ पे उन्होंने थोड़ा सा आपको बताया कि जनाब इम्पोर्टेंस क्यों बढ़ती जा रही है परचेजिंग की, दैट इज पेज 12। पहले जो है टोटल ऑर्गेनाइजेशन एक्सपेंडिचर, तो उन्होंने बताया कि लेबर एंड ओवरहेड्स डिक्रीज हो रहे हैं, वेजेस डिक्रीज हो रहे हैं। क्यों डिक्रीज हो रहे हैं? क्योंकि अब ऑटोमेशन हो रही है, रोबोटिक्स आ रहे हैं, तो उसकी वजह से लेबर की रिक्वायरमेंट कम से कम होती जा रही है। और जो वेंडर्स रोबोटिक्स प्रोवाइड कर रहे हैं, उनके परचेजेस बढ़ रही हैं, उनके स्पेयर पार्ट्स ले रहे हैं, उनसे सर्विसेज ले रहे हैं। तो ऑटोमेशन की वजह से एक्सटर्नल वर्ल्ड से ज़्यादा आप चीज़ें परचेज कर रहे हैं, तो एफिशिएंसी आ गई है वर्क में। अब हर एक की जॉब डिस्क्रिप्शन देखी जाती है, ये देखा जाता है कि ये कोई वैल्यू एडिशन कर रहा है या नहीं कर रहा मेन प्रोसेस में। अगर वैल्यू एडिशन नहीं कर रहा तो या तो इस जॉब को ख़त्म कर दो, या अगर इसकी बहुत ज़रूरत है तो वो आप उसको आउटसोर्स कर दें। वो भी एक आउटसाइड एक्सपेंडिचर हो गया। तो अभी मल्टीनेशनल कंपनीज में एक बड़ा इशू है हेड काउंट का, कि जनाब हर मल्टीनेशनल कंपनी अपने सारे मैनेजिंग डायरेक्टर्स को टारगेट देती है, हमें भी टारगेट देते थे पाकिस्तान के लिए कि जनाब आप हेड काउंट मिनिमम रखें, इतना रखें। तो उसके लिए क्या होता था, हम हेड काउंट पर काम करने के लिए फिर हम कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज रखते थे, तकरीबन उतनी ही तादाद की। लेकिन ये पैसा कहाँ जाता था? कंपनी से बाहर जाता था, हम वेंडर को पेमेंट करते थे, वो फिर इनको डिस्ट्रीब्यूट करता था। तो अब ज्यादा रुझान जो है वो इस चीज का है कि आप आउटसाइडर्स पे पैसे खर्च करते हैं, एंड दैट इज मोर एफिशिएंट। फिर कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ गई है, तो इस वजह से आपको इस लीन मॉडल रखना पड़ता है, लीन स्ट्रक्चर रखना पड़ता है। इस वजह से आपके लेबर एंड ओवरहेड्स मुसलसल डिक्रीज हो रहे हैं, और एक्सटर्नली प्रोवाइडेड रिसोर्सेज आपके इंक्रीज हो रहे हैं, क्योंकि जो बाइंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसकी स्पेशलाइजेशन बढ़ती जा रही है, आउटसोर्सिंग की पॉलिसी हो रही है। जब आउटसोर्सिंग करते हैं आप, तो बेसिकली एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन को पे कर रहे होते हैं। आप अपना फाइनेंस आउटसोर्स कर देते हैं, लीगल आउटसोर्स कर अब अब सारे ऑर्गेनाइजेशंस, ये बेसिकली अमेरिकन पॉलिसी है। अमेरिकन पॉलिसी क्या है? ये बेसिकली अमेरिकन पॉलिसी है कि आप जो है वो फोकस रखें कोर कॉम्पिटेंसीज पे। इंटेल की कोर कॉम्पिटेंसी क्या है? कि दे मैन्युफैक्चर माइक्रो प्रोसेसर, तो उनका पूरा फोकस है माइक्रो प्रोसेसर के डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग पे। बाकी सारी एक्टिविटीज वो आउटसोर्स कर देते हैं। इसी तरह आप बाकी बहुत सारी कंपनीज को देखेंगे, वो आउटसोर्स कर देते हैं। पूरा अमेरिका आउटसोर्स पे चल रहा है। उन्होंने 70-80% मैन्युफैक्चरिंग आउटसोर्स कर दी है चाइना को और एशिया की कंट्रीज को, बिकॉज दैट इज मोर एफिशिएंट। और फिर इन्वायरमेंटल पोल्यूशन का भी उनको पर इतना ज्यादा फिर प्रेशर नहीं होता। फिर स्पेशलाइज्ड कॉन्ट्रैक्टर्स पैदा हो रहे हैं, जो कि वो काम आपसे बहुत ज्यादा बेहतर तरीके से कर सकते हैं, इसलिए आप उन कामों को, उन लोगों को आउटसोर्स कर देते हैं। जैसे अमेजॉन इज वेरी बिग, 20 मिलियन रोजाना वो ट्रांजैक्शंस करते हैं, तो उनके लिए कोई बड़ी बात है कि वो अपना पूरे अमेरिका में एक फ्लीट रख लें जहाँ से वो अपने कस्टमर्स को पार्सल डिलीवर करें। लेकिन वो ऐसा नहीं करते, उन्होंने फेडेक्स से कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, बिकॉज फेडेक्स हैज स्पेशलाइज्ड एक्सपर्टीज इन दैट एरिया। तो इस एक्सपर्टीज को फायदा उठाना ज्यादा बेहतर है, ना कि आप खाम में नॉन कोर एक्टिविटी में अपने आप को बर्बाद करें। तो ये बेसिकली आप देखेंगे कि अमेरिकन कंपनीज का ज्यादा मिजाज है कि वो नॉन कोर एक्टिविटीज में टाइम जाया नहीं करते, आप पूरा फोकस अपना रखते हैं कोर एक्टिविटीज में।
अब एक्सेस भी इजी हो गया है, जब से वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के सिग्नेटरी हो गए कंट्रीज, तो एक दूसरे को MFN स्टेटस दे रहे हैं, मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस दे रहे हैं। मतलब क्या कि वो आपके ऊपर वही नॉर्मल ड्यूटीज वगैरह चार्ज करेंगे जो दूसरे कंट्रीज के प्रोडक्ट्स पे चार्ज कर रहे हैं। तो इस वजह से आउटसिंग बढ़ गए हैं, अब कम्युनिकेशन मीन्स फास्ट हो गए हैं। आप बाई रोड भी इंपोर्ट कर सकते हैं, बाई एयर भी इंपोर्ट कर सकते हैं, बाई सी भी इंपोर्ट कर सकते हैं। और अब तो ट्रेन के ऊपर बहुत काम हो रहा है। एक ट्रेन चलेगी जो अजरबैजान से टर्की तक जाएगी, और टर्की से तो आगे ट्रेन की कनेक्टिविटी है ही यूरोप को। इसका मतलब इन तमाम कंट्रीज के प्रोडक्ट्स बाई ट्रेन पूरे यूरोप में चले जाएंगे। फिर टेक्नोलॉजी कम्प्लेक्स होती जा रही है, ग्रेड करें और अपने लोगों को ट्रेन करें, उससे बेहतर है उसको स्पेशलाइज को आउटसोर्स कर दीजिए। एंड बिगेस्ट एग्जांपल इज एप्पल ने कार मैन्युफैक्चरिंग जो कोरियन मैन्युफैक्चरर को, हायंडाई को आउटसोर्स कर दिया है। एक और बड़ी लेटेस्ट जो डेवलपमेंट हुई है वो है लिवरेजिंग ऑफ एक्सटर्नल एसेट्स। कंपनीज कहती हैं हम अपने एसेट्स क्यों बनाएं जब हम दूसरों के एसेट्स को लिवरेज कर सकते हैं। जैसे बाइकिया कंपनी है, जैसे करीम कंपनी है, जैसे एयरबीएनबी है, इनके अपने कोई एसेट्स नहीं है, इसलिए उनका जो फाइनेंशियल रिस्क है बहुत लो है। जब बिजनेस ज्यादा होता है तो ज्यादा घरों से एयरबीएनबी कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है कि जनाब आप पेइंग गेस्ट रखें अपने यहाँ। एयरबीएनबी अगर आप में से किसी को नहीं पता, एयरबीएनबी ऑल ओवर द वर्ल्ड एक बहुत ही डेवलपिंग ऑर्गेनाइजेशन है। वो क्या करते हैं कि आम लोगों से कांटेक्ट करते हैं कि आपके घर में अगर एक कमरा, दो कमरे या कई कमरे हैं या आपका गेस्ट हाउस है तो आप हमारे पास रजिस्टर हो जाइए। जब हमारे पास आपके यहाँ इलाके में टूरिस्ट आएंगे या ट्रैवलर्स आएंगे, फॉरेन ट्रैवलर्स आएंगे, तो हम आपको वो का एरिया वो रेंट पे दे देंगे। 80-90% ओनर को जाता है, 10-20% एयरबीएनबी को चला जाता है, जस्ट बिकॉज फॉर दैट सॉफ्टवेयर। तो अब इसी तरीके से करीम है, करीम के अपने कोई एसेट्स नहीं है, सारे ड्राइवर्स बाहर के हैं, सारी गाड़ियां बाहर की हैं। तो ये जो एक नई टेक्निक आई है ना कि एक्सटर्नल एसेट्स के लिवरेजिंग करके आप अपना बिजनेस कर रहे हैं, ये बहुत सक्सेसफुल है, ठीक है। और वॉलमार्ट के लिए पूरी दुनिया की कंपनीज चीजें बना रही हैं, तो इसलिए वॉलमार्ट को इतनी सारी फैक्ट्रीज लगाने की जरूरत नहीं है। ये भी एक्सटर्नल जो एसेट्स हैं उनकी लिवरेजिंग है। तो इस तरफ ट्रेंड बहुत जा रहा है कि एक्सटर्नल एसेट्स को आप यूटिलाइज करें, एंड दैट इज मोर कॉस्ट इफेक्टिव एंड यू मेक मोर प्रॉफिट। फिर की सप्लायर्स के साथ क्लोजर कोऑर्डिनेशन अब हो रहा है। पहले आप क्या रखते थे, सप्लायर को एट आर्म्स लेंथ रखते थे, क्योंकि इंटेग्रिटी के इश्यूज आ जाते थे। अगर आप सप्लायर के साथ डिनर करते हुए पाए गए या उसके साथ घूमते फिरते पाए गए या उसके प्लांट पे पाए गए, ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि आप सप्लायर के साथ क्लोज रिलेशनशिप रखें ताकि उनके जो इश्यूज हैं, प्रॉब्लम्स हैं, वो भी आपकी समझ में आए और फिर आप उनको टाइमली चीजें भी देते रहें, वो आपके साथ ग्रो करता रहे। अब पार्टनर को भी अपने साथ ग्रो करवाना पड़ता है। आज आप $1 लाख की प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, 4 साल बाद में भी $1 मिलियन की प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, लेकिन आपका सप्लायर उसके साथ साथ ग्रो नहीं हुआ, तो आप कहाँ से रॉ मटेरियल लाएंगे। इसलिए आप सप्लायर्स को भी एक्सटेंडेड मेंबर समझा जाता है और वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन का कॉन्सेप्ट आ गया। एक तो न्यूक्लियस ऑर्गेनाइजेशन है जो कि आमतौर पर मैन्युफैक्चरर होते हैं, वॉलमार्ट के केस में रिटेलर है, तो वो वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन बाकी जितने भी उसको सपोर्ट कर रहे हैं, वेंडर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, वो सब क्या है, वो उसके एक्सटेंडेड पार्टनर है। ये वर्चुअल कंपनी है, ये भी आप ही के लिए काम कर रहे हैं। तो अब आपका जो स्पैन है वो बहुत एक्सटेंडेड हो गया। फिर ई कॉमर्स, आपको पता है अमेजोन, अलीबाबा और फिर अपने पर्सनल वेबसाइट्स, और आप ई कॉमर्स कर रहे हैं। आजकल पाकिस्तान में भी बहुत सारी खवातीन, बहुत सारे लड़के जो है वो अपने बिजनेस कर रहे हैं, ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं, and they are earning reasonable money. बाज केसेस में तो they are earning very good money. ओके, तो इंटरनल ये सारी एक्सटर्नल चीजें हैं जो आपको इम्पैक्ट कर रही हैं, एंड यू नीड टू बी अपडेटेड अकॉर्डिंग टू द एक्सटर्नल फैक्टर। तो मुझे पानी दीजिएगा।
तो अब उसके बाद इंटरनल फैक्टर भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपके पास इंटरनल स्ट्रेंथ्स ना हो तो एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटी को आप कैसे कैपिटलाइज करेंगे। अब इंटरनल स्ट्रेंथ में भी फोकस किया जा रहा है। तो अब आपकी परचेज गुड्स एंड सर्विसेज की जो लेवल है, परसेंटेज है, वो बढ़ता जा रहा है। वो आपने इस ग्राफ में भी देख लिया। स्ट्रक्चरल चेंजेस किए जा रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में। ऑर्गेनाइजेशंस के स्ट्रक्चर्स पहले रिजिड हुआ करते थे। जैसे आप पीएसओ का स्ट्रक्चर देखें, ये मैनेजिंग डायरेक्टर होता है, उसके ऊपर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, चेयरमैन होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर के नीचे डीएमडी होते हैं, उनके नीचे 4 डायरेक्टर्स होते हैं, फिर हर एक डायरेक्टर के नीचे कई जनरल मैनेजर्स होते हैं, जनरल मैनेजर्स के नीचे कई डीजीएम होते हैं, डीजीएम के नीचे कई मैनेजर्स होते हैं, मैनेजर्स के नीचे डिप्टी मैनेजर्स, असिस्टेंट मैनेजर्स और एग्जीक्यूटिव्स होते हैं। इतना वर्टिकल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है। वर्टिकल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की जरूरत पुराने ज़माने में थी, क्योंकि उस ज़माने में इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग का काम ज़्यादातर मिड टियर करती थी, लेकिन अब उस कंप्यूटर के बाद उनकी ज़रूरत ख़त्म हो गई है। सिर्फ एम्प्लॉयज़ को एक सेंस ऑफ प्रमोशन देने के लिए अब इस तरह के रखे गए हैं डेजिग्नेशंस, वरना उनकी प्रैक्टिकल कोई अहमियत नहीं है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग जो है वो डिप्टी मैनेजर से मैनेजर बन जाते हैं, काम वही कर रहे होते हैं। तो मगर ये कि लोगों को ज़रा सा एक ईगो सेटिस्फाई होती है, अपने कलीग्स में वो ब्रैक कर सकते हैं, जनाब मैं मैनेजर हो गया। अब ऑर्गेनाइजेशंस के स्ट्रक्चर की सिर्फ 3 लेयर है। एक एंट्री लेवल एग्जीक्यूटिव, और उसके नीचे जाहिर स्टाफ वगैरह तो होता ही है। एंट्री लेवल एग्जीक्यूटिव, मिड लेवल एग्जीक्यूटिव, टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव, बस ये 3 है, क्योंकि अब कंप्यूटर के बाद ये दरमियान की टीम की जरूरत नहीं है। तो इसलिए अब ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर भी अकॉर्डिंगली चेंज हो रहे हैं। बड़े बड़े मैंने यूरोपियन कंपनीज में देखा, बहुत बड़ा पोर्टफोलियो मेंटेन कर रहे हैं, डेजिग्नेशन क्या है, मैनेजर। ये सिर्फ हमारे यहाँ है कि हम लोग बड़े खुश हो जाते हैं कि मैं डिप्टी जनरल मैनेजर बन गया, जनरल मैनेजर बन गया, डायरेक्टर बन गया। उनके यहाँ ये है कि मेरी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, पोर्टफोलियो क्या है, और पैसा मुझे कितना मिल रहा है। दैट इज देयर कंसर्न। देयर लीस्ट बॉदर्ड कि मुझे क्या डेजिग्नेशन दिया जा रहा है। तो अब तो ड्यूपॉन्ट वगैरह ने तो ऐसे स्ट्रक्चर बना लिए हैं जो नेटवर्क स्ट्रक्चर है, जिसको डायमंड स्ट्रक्चर भी कहते हैं। ये लेयर्स खत्म कर दिए, सारे लोग एक दूसरे के साथ नेटवर्क हैं। अब जिसको जिससे काम है वो उसके साथ मिलकर काम कर सकता है, एंड दैट पर्सन इज बाउंड टू सपोर्ट, क्योंकि उनका स्ट्रक्चर ऐसा है कि अगर एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करेंगे तो नो वन कैन सर्वाइव। तो अब तो ये फ्लूइड स्ट्रक्चर आ गया है, फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर आ गया है, डायमंड स्ट्रक्चर आ गया है। ये क्यों जरूरी है कि जब आप स्ट्रेटेजी चेंज करते हैं तो आपको स्ट्रक्चर भी चेंज करना पड़ता है ऑर्गेनाइजेशन का। स्ट्रेटेजी चेंज करना आसान है, स्ट्रक्चर चेंज करने से आपके जो सीनियर मैनेजर्स के तरफ से काफी रिसेंटमेंट आती है। रीजन ये इसके उनमें से बहुत सारों की पावर्स कम हो जाती है। जैसे आप सप्लाई चेन के ऊपर फोकस ज्यादा है, तो अब सप्लाई चेन के लोगों को ऊपर की पोजीशन पे लाया जा रहा है, एंड मार्केटिंग इज नॉट हैप्पी अबाउट दैट। उसके वजह से एक टसल शुरू हो जाता है। तो बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज ने तो इस टसल को खत्म ही कर दिया कि वो स्ट्रक्चर ही खत्म कर दिया, ताकि जिस तरह की भी हम स्ट्रेटेजी लेकर के आए उसके मुताबिक लोग ओरिएंट हो सके। और ये बात की जरूरत है, क्योंकि आपको पता है कि कभी रिसेशन आ जाता है तो आप कॉस्ट लीडरशिप पे चले जाते हैं, कभी जब आप बहुत अच्छा सेल कर रहे होते हैं तो डिफरेंशिएशन पे चले जाते हैं, और कभी आपके मार्केट बहुत स्टिफ कंपटीशन होती है तो फोकस पे चले जाते हैं। यू फोकस ऑन पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ द कस्टमर्स। स्ट्रेटेजी तो आप चेंज करते रहते हैं। तो स्ट्रेटेजी जब आप चेंज करते हैं और उसके साथ साथ अगर आप अपना स्ट्रक्चर चेंज करेंगे, नहीं चेंज करेंगे, तो दैट स्ट्रेटेजी विल फेल, क्योंकि स्ट्रेटेजी शुड मैच स्ट्रक्चर। अच्छा जनाब, अब प्रोएक्टिव मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। प्रोएक्टिव परचेजिंग का वही मतलब है कि आप आइटम को राइट प्लेस पे, राइट टाइम पे, राइट प्राइस में, राइट क्वांटिटी में परचेज करें, तो दैट इज प्रोएक्टिव परचेजिंग। और इसके अंदर बहुत सारी कंपनीज की एग्जांपल दी है जिसके अंदर वो प्रोएक्टिव परचेजिंग कर रहे हैं, परचेज को क्लरिकल रोल से हटा करके स्ट्रेटेजिक रोल दे करके। अच्छा, इसके बाद उन्होंने यूनिसिस का एक मिनी केस स्टडी दिया है, और वो मिनी केस स्टडी इस चीज़ के बारे में है कि जनाब पहले उनके परचेजिंग का रोल बहुत क्लरिकल किस्म का था, उसको चेंज करके उन्होंने स्ट्रेटेजिक कर दिया। उसी यूनिसिस को ऑफकोर्स बहुत एडवांटेज हुआ।
तो ऑर्गेनाइजेशंस आर ट्रांसफॉर्मिंग लाइक दिस, और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस अब पाकिस्तान में भी इन डायरेक्शंस में काम कर रही हैं। अब आप जैसे लीडर जब मार्केट में जाएंगे इंशाल्लाह, जो एजुकेटेड है इन चीज़ों के बारे में, वी विल ब्रिंग बिग चेंज इन पाकिस्तानी मार्केट और इंशाल्लाह इन ग्लोबल मार्केट एज वेल। उसके बाद दो तरह की यहाँ पे डिस्कशन कर दी गई है कि रिएक्टिव प्रोक्योरमेंट क्या होती है और प्रोएक्टिव प्रोक्योरमेंट क्या होती है। पेज नंबर 15 पे तो कह रहे हैं परचेजिंग को पहले कॉस्ट सेंटर समझा जाता था, अब प्रॉफिट सेंटर समझा जाता है, यानी परचेजिंग एड वैल्यू। कॉस्ट सेंटर क्या होते हैं ऑर्गेनाइजेशंस में, किनको कॉस्ट सेंटर कहा जाता है? ऑर्गेनाइजेशंस में उन डिपार्टमेंट्स को और उन जॉब्स को कॉस्ट सेंटर समझा जाता है जिनका डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन नहीं होता है वैल्यू एडिशन में। जैसे फाइनेंस इज ए कॉस्ट सेंटर, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट इज ए कॉस्ट सेंटर, और इसी तरीके से ह्यूमन रिसोर्स इज ए कॉस्ट सेंटर। परचेज को भी समझते थे कॉस्ट सेंटर है कि एक नेसेसरी एवल है, इतना खर्चा है जो हमें सप्लायर्स के साथ प्रोडक्ट परचेज करने के लिए वी नीड टू स्पेंड ऑन दैट। लेकिन अब उनको लिया जाता है कि दे आर एडिंग वैल्यू टू द ऑर्गेनाइजेशन, दे आर सेविंग मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ रुपीज फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, देयरफॉर दे आर एडिंग वैल्यू। ये एक चेंज आया है। दूसरा क्या है, परचेजिंग रिसीव स्पेसिफिकेशंस, यानी परचेजिंग को इंजीनियर स्पेसिफिकेशन बना के दे देते हैं, उस स्पेसिफिकेशन को वो मार्केट में फ्लोट कर देते हैं और फिर उसके मुताबिक प्रोडक्ट परचेज कर देते हैं। लेकिन अब वेंडर स्पेसिफिकेशन का हिस्सा होता है और स्पेसिफिकेशन को ऐसे चेंज करता है कि जिससे ऑर्गेनाइजेशन में वैल्यू ऐड हो। जैसे मैंने आपको मैकेनिकल सील की एग्जांपल दी थी पीएनजी की, तो हमने उनका मैकेनिकल सील जो ओईएम का था उसको चेंज करके डबल मैकेनिकल सील लगा दिया, तो हमने वैल्यू ऐड किया, हमने स्पेसिफिकेशन चेंज की। तो अब वेंडर्स इतने लेवल पे काम कर रहे हैं क्योंकि दे आर एक्सपर्ट इन दैट एरिया, तो स्पेसिफिकेशन भी चेंज कर रहे हैं। तो उसके बाद ये कि ये एक नॉर्मल था कि परचेज में 1 लाख आइटम्स 1 लाख यूनिट्स आए हैं, उसमें से 500,000 जो है वो डिफेक्टिव निकल जाते थे, दैट इज़ नॉर्मल। अगर आपके पास सप्लायर के साथ रिटर्न पॉलिसी है तो आप रिटर्न कर देते थे, रिटर्न नहीं है तो उसे आप वेस्ट कर देते थे, वो आपका कॉस्ट होता था। लेकिन अब आप डिफेक्टिव सप्लाईज को अवॉइड करते हैं, डिफेक्टिव सप्लाईज हो ही ना। जैसे पहले वॉलमार्ट गुल अहमद से खरीदता था तो या किसी और से भी खरीदता था तो वो आइटम्स वहाँ चले जाते थे, वहाँ पहुँच के पता चलता था उसका कलर उतर रहा है, उसका फैब्रिक की वो ग्रामेज नहीं है जो होनी चाहिए। तो अब उन्होंने उसको अवॉइड करने के लिए अपने मर्चेंडाइजर्स यहाँ पे प्लेस कर दिए हैं, डिप्यूट कर दिए हैं, जो सारे ऑर्गेनाइजेशन के साथ क्लोजली काम करते हैं ताकि डिफेक्ट्स अकर ही ना हो। परचेज पहले फाइनेंस को रिपोर्ट करता था, बहुत कॉमन सी बात थी। जैसे एक ज़माने में फाइनेंस मैनेजर एचआर मैनेजर का रोल भी प्ले करता था और इससे स्टूपिड कोई बात हो नहीं सकती। फाइनेंस को एचआर का क्या पता है, उनकी ओरिएंटेशन ही डिफरेंट है। लेकिन फिर लोगों ने रियलाइज़ किया तो एचआर को अलग किया और फाइनेंस को अलग किया। इसी तरीके से पहले परचेजिंग फाइनेंस को रिपोर्ट करता था, अब परचेजिंग को अलग करके इंडिपेंडेंट स्ट्रेटेजिक फंक्शन बना दिए गए। अच्छा, मार्केट कंडीशंस के मुताबिक जो है वो बायर्स जो है वो रिस्पॉन्ड करते हैं कि जिस तरह से मार्केट कंडीशन है उसी तरीके से आप परचेजिंग करते हैं। लेकिन अब जो है वो मार्केट्स को बनाने में रोल प्ले कर रहे हैं बायर्स। ठीक है, मार्केट को बनाने में कैसे रोल प्ले कर रहे हैं, जैसे एप्पल मार्केट को बना रहा है, जैसे टेस्ला ने मार्केट को बनाया, जैसे गूगल ने मार्केट को बनाया। ऐसी कोई मार्केट एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, गूगल के आने के बाद वो बहुत बड़ी मार्केट बन गई और अब वो मार्केट को एक्सपैंड कर रहे हैं, उसको वो ट्रेनिंग्स की तरफ भी लेकर के जा रहे हैं और दूसरे प्रोडक्ट्स की तरफ भी लेकर के जा रहे हैं। पहले जो है प्रॉब्लम होती थी तो बेचारा सप्लायर मारा जाता था, उसके साथ जो है हार्श हो जाते थे परचेज मैनेजर। अब ये शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, परचेजर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और बायर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सेलर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एम्फेसिस ट्रांजैक्शनल होता था, अब एम्फेसिस स्ट्रेटेजिक हो गया है। सिस्टम्स इंडिपेंडेंट ऑफ सप्लायर्स होते थे, नहीं सप्लायर्स का कोई रोल नहीं होता था आपके सिस्टम के अंदर। लेकिन आप सप्लायर को बाकायदा अपने वेब का एक्सेस देते हैं, इंटरनल वेब का, और इंट्रानेट का एक्सेस दे करके उसको रिलेवेंट पोर्शन में
इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं कि जनाब आपका एरिया है, इसमें ये काम हो रहा है, आप भी देखते रहें और बताएं कि क्या क्या डेवलपमेंट हो सकती है। अच्छा, तो अब पहले तो आप यूजर डिजाइन करते थे या स्पेसिफाई करते थे, यानी इंजीनियर स्पेसिफाई करता था, अब वेंडर स्पेसिफाई करता है कि हम आपको इससे बेहतर चीज डिजाइन करके दे सकते हैं। पहले नेगोशिएशंस विन लूज होती थी, सप्लायर्स को एक्सक्यूज बिल्कुल स्क्वीज कर दिया जाता था, निचोड़ लिया जाता था, और इसको परचेजर अपनी बहुत बड़ी फतह समझता था। लेकिन ये कि अगर आप अपने सप्लायर को हर साल स्क्वीज करके एग्रीमेंट करेंगे तो एक वक्त आएगा कि वो बैंकरप्ट हो जाएगा या आपसे स्विच होकर के दूसरे कस्टमर पे चला जाएगा, फिर आप ढूंढ रहे होंगे। तो अब वो स्क्वीज करने का ज़माना ख़त्म हो गया है, बल्कि आप निगोशिएशन करते हैं विन विन, ताकि आप उसका सप्लायर भी सर्वाइव कर सके और आपको भी बेहतर सर्विसेज मिल सके। अच्छा, अब प्लेंटी पहले क्या होता था, सप्लायर की आप सिक्योरिटीज अप कर लेते थे, जो 10% मनी होती थी वो आप फॉरफिट कर लेते थे। लेकिन आप क्या करते हैं कि जब सप्लायर कोई चीज़ गलत करता है तो आप उसको टियर 1 से टियर 2 पे ले जाते हैं, 2 से 3 पे ले जाते हैं, तो उसका बिजनेस खुद ही श्रिंक हो जाता है। सप्लायर्स को जब ये फियर होता है कि मेरा बिजनेस श्रिंक हो जाएगा तो वो फिर खुद ही अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाता है। ठीक है, इंफॉर्मेशन इज पावर, वो सप्लायर के लिए भी पावर था और मैन्युफैक्चरर के लिए भी पावर था, दोनों अपने अपने पावर यूज करते थे, लेकिन अब वो शेयर्ड पावर के तौर पर यूज करते हैं। तो सवाल वाल पूछो यार, ऐसा लग रहा है कि उन लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो आप जो है बेसिकली शेयरिंग और एक्सचेंजिंग का कस्टमर कॉन्सेप्ट है, और इसको पेज 17 में आप देखें, फिगर 1.2 और फिगर 1.3 में एक्सप्लेन किया गया है कि पहले बायर और सेलर के दरमियान रिलेशनशिप ट्रांजैक्शनल होती थी। एक आइटम खरीदना है, उन्होंने बायर को बुलाया, उसको स्पेसिफिकेशन दी, उसने एग्री किया, प्राइस पे नेगोशिएट किया, कॉन्ट्रैक्ट करके उनसे सप्लाई लेने लगे। अब उनका रोल जो है वो ऐसा है कि म्यूचुअल रिलेशनशिप का है, और बहुत सारी जगहों पे अब ओवरलैप कर रहे हैं। आप देखें ये 2 सर्कल बने हुए हैं, दरमियान में कॉमन एरिया है, इस कॉमन एरिया में रिलेशनशिप है, इंफॉर्मेशन शेयरिंग है, एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट है, कॉन्फिडेंस है, और इसकी वजह से इंफॉर्मेशन की शेयरिंग है, एफिशिएंसी इंप्रूव होती है। तो इस वजह से अब ये रिलेशनशिप इस तरह से हो गई है। और ये जो डिस्टिंक्शन होती है कि ये बायर का ऑर्गेनाइजेशन है, ये सेलर का ऑर्गेनाइजेशन है, ये डिस्टिंक्शन अब ब्लर्ड हो गई है। सेलर आपके प्रेमिसेस में बैठा हुआ होता है, आपके डिजाइन में इनपुट दे रहा होता है, उसका वहाँ पे वेयर हाउस होता है, बायर का आदमी वहाँ जा करके उनकी प्रोडक्शन को चेक कर रहा होता है, उनको सपोर्ट कर रहा होता है, इम्प्रूवमेंट के लिए उनको हेल्प कर रहा होता है। अब ये इस तरह से मिल करके काम कर रहे हैं। ओके, ये एक लास्ट टॉपिक मैं आप लोगों को कराना चाहूँगा इंशाल्लाह, वो अच्छा है ये, कि प्रोक्योरमेंट पोजीशनिंग टारगेटिंग। प्रोक्योरमेंट पोजीशनिंग टारगेटिंग ये पेज 19 फिगर 1.4 में ये इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि देखिए 2 चीज़ों के ऊपर आपको अपने वेंडर्स को एनालाइज करना चाहिए। एक ये कि रिस्क क्या है और दूसरा प्रॉफिट पोटेंशियल क्या है। यानी वेंडर अगर एक ही है, OEM है या पेटेंटेड है, तो ये रिस्क है ना आपका, और उसके ऊपर आप डिपेंडेंट है। जो पेटेंट आइटम है अगर वो नहीं देगा तो कोई दूसरा भी नहीं दे सकता, तो उसका रिस्क बहुत ज़्यादा है। कमोडिटी आइटम है, उसका रिस्क कम है, ये वेंडर नहीं देगा दूसरा वेंडर दे देगा, उसका प्रॉफिट पोटेंशियल मगर ज़्यादा हो सकता है, ज़्यादा प्रॉफिट पोटेंशियल कम भी हो सकता है उसका। मिसाल के तौर पे आप किसी से कोल ले रहे हैं, तो कोल तो बहुत सारे वेंडर्स आपको सप्लाई कर सकते हैं, तो उसका रिस्क लो है, लेकिन उस प्रोडक्ट का प्रॉफिट पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है कि वो कोल आपके स्टील मिल में मेन रॉ मटेरियल है, जो आप आयरन ओर स्क्रैप के साथ और कैल्शियम कार्बोनेट के साथ फर्नेस में फीड करते हैं। तो कोल आपका मेन इंग्रेडिएंट है, तो वहाँ पे आपका प्रॉफिट पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। तो बाज़ आइटम लो रिस्क के हो सकते हैं लेकिन प्रॉफिट पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, बाज़ आइटम हाई रिस्क के होते हैं लेकिन प्रॉफिट पोटेंशियल कम होता है। यू नीड टू फोकस ऑन दैट। तो उनको इसके मुताबिक उन्होंने इन 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है कि अगर आपका प्रोडक्ट
लो रिस्क का है और उसका प्रॉफिट भी पोटेंशियल इतना ज़्यादा नहीं है, जैसे आप ऑफिस स्टेशनरी खरीदते हैं उसका कोई रिस्क नहीं है, एक आदमी नहीं देगा 10 आदमी और तैयार है, तो ये रूटीन आइटम्स है, तो इसलिए उसको जो है वो कॉमन स्टेशनरी आइटम उन्होंने मिसाल भी दी है, इसके अंदर आपको कोई इतना परेशान होने की जरूरत नहीं। परेशान आप कहाँ पे होते हैं? क्रिटिकल आइटम्स में जिसका प्रॉफिट पोटेंशियल भी ज़्यादा है और रिस्क भी हाई है। जैसे मिसाल के तौर पे कार मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, उनके एक आइटम के मुश्किल से 2-3 ही प्रोवाइडर सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं, 2-3 ही वेंडर्स होते हैं, उनके साथ आपको क्लोज रिलेशनशिप रखना होता है, क्योंकि उनमें से एक भी अगर मार्केट से आउट हो गया तो ये कार मैन्युफैक्चरर के लिए बिग लॉस है। या ये कि कार मैन्युफैक्चरिंग में बूम आया, जैसे कि अभी पाकिस्तानी मार्केट में आना शुरू हुआ है, थोड़ी कंडीशन बेहतर हो रही है, तो वो आपसे स्विच होकर के दूसरे कार मैन्युफैक्चरर को सप्लाई करना शुरू कर सकता है इन केस ऑफ शॉर्टेज। ये क्रिटिकल चीज़ है, तो इसके लिए आपको उसके साथ अच्छे रिलेशनशिप बना के रखने की ज़रूरत है। और कुछ ऐसे होते हैं जो OEM के होते हैं और उसके लिए रिस्क हाई होता है लेकिन प्रॉफिट पोटेंशियल इतना ज़्यादा नहीं होता है, तो ये बॉटल नेक होते हैं। बॉटल नेक का मतलब ये होता है कि यहाँ पे आकर के आपके जो प्रोडक्शन है वो रुक सकती है, दैट इज़ बॉटल नेक। तो यू नीड टू बी केयरफुल, इसके लिए आप एक्स्ट्रा इन्वेंट्री रखते हैं और OEM से रिलेशनशिप मैनेज करते हैं, और जिस चीज़ का प्रॉफिट पोटेंशियल ज़्यादा है और रिस्क कम है उसको आप लिवरेज करें, क्योंकि आपका प्रॉफिट पोटेंशियल बढ़ जाएगा, आप ज़्यादा स्ट्रेटेजिक सोर्सिंग करें। तो ये 4 चीज़ें हैं जिसके क्वाड्रेंट के अंदर आपको एज ए परचेज मैनेजर अपने प्रोडक्ट्स को रखना चाहिए, और उसके हिसाब से फिर आप उसको मैनेज करें। यानी हर प्रोडक्ट स्ट्रेटेजिक नहीं है कि आप हर प्रोडक्ट पे उतनी अटेंशन दे रहे हैं जितना कि दूसरे प्रोडक्ट पे दे रहे हैं। नो, कुछ प्रोडक्ट्स को आपको डायरेक्ट खुद सुपरविजन करना चाहिए, वो जो कि स्ट्रेटेजिक नेचर के, हाई प्रॉफिट मार्जिन के, हाई रिस्क के, बाकी आप अपने अंडर के स्पेशलिस्ट स्टाफ को दे सकते हैं। तो आज इतना ही पढ़ाता हूँ मैं, इसलिए कि आई थिंक इट इज इनफ। क्या ख्याल है? क्या भाई तुम लोग सो जाते हो क्या? ओके नहीं सर, सर, सुन रहे हैं। थैंक